हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा का यूनिट थर्ड। गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जैसे कि हमने इससे पहले भी यूनिट फर्स्ट सेकंड कंप्लीट करा दी हैं। आप चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं अगर आपसे मिस हो गई हैं। आज गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड, जिसमें गाइज हम डिस्कस करेंगे फ्लैशबैक, फॉइल, हब्रीज, मोटिव, नेमेसिस और प्रोलोग। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लैशबैक्स फर्स्ट है गाइज हमारा, जिसे बोलते हैं समरन। व्हेन राइटिंग अ वर्क ऑफ फिक्शन कैन ऑथर व्हेन राइटिंग अ वर्क ऑफ फिक्शन an author can take the reader out of the present story and jump into an earlier time period in a character's life. This narrative tool is called a flashbacks, also used in film and television shows. Flashbacks give a story in more depth by revealing details that help reader to understand character motives. फ्लैशबैक्स बोलते हैं गाइज, हम देखते हैं मूवीज़ और ड्रामाज में, यानी कि नाटक जिसे हम बोलते हैं, टीवी शोज़ में, कि कोई कैरेक्टर जो होता है वो अपने अतीत के बारे में याद करता है, सोचता है, तो उसे ही बोलते हैं गाइज हम फ्लैशबैक्स। इंग्लिश में फ्लैशबैक कहा जाता है और हिंदी में समरन कहा जाता है। तो जब कोई राइटर होता है वो ऑडियंस को अच्छे से किसी कैरेक्टर के बारे में समझाने के लिए याद कराता है उसके अतीत का कैरेक्टर को, तो उसे ही फ्लैशबैक्स बोलते हैं। तो आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्लैशबैक्स क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है गाइस फॉइल, पन्नी जिसे बोलते हैं। इन लिटरेचर ऑथर्स समटाइम्स हाईलाइट सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ अ कैरेक्टर पर्सनैलिटी बाय यूजिंग अ फॉइल, अ स्पॉटिंग कैरेक्टर हु हैज़ अ contrasting personality and set of value. Putting the foil and main character in close proximity help draw readers attention at the latter attributes. गाइज आप मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट में लिखा हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हैं। फॉइल को आप अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देखिएगा। इन एनी नरेटिव अ फॉइल is a character who contrasts with the protagonist in order that is better highlight certain quality of the protagonist. A foil can be villain of the plot, but it is not necessary that a foil character must be an एंटागोनिस्ट। गाइज इसमें दिखाया हुआ है कि फॉइल कैरेक्टर वो होता है जो कि साइड कैरेक्टर तो होता है स्टोरी का, बट वो इस तरह का साइड कैरेक्टर होता है कि जो प्रोटोगोनिस्ट की, यानी कि हीरो या हीरोइन की अच्छी क्वालिटी को हाईलाइट करता है। इस तरह का एक कैरेक्टर होता है। यानी कि आप खुद सोचिएगा, इस जब किसी स्टोरी में कोई विलेन ही नहीं होगा, किसी फिल्म में कोई विलेन ही नहीं होगा, वो कोई बुरा काम नहीं करेगा, हीरो फिर उसके बचाव में कोई अच्छा काम नहीं करेगा, तो हमें हीरो की अच्छाई का पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि फॉइल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटोगोनिस्ट के, यानी कि हीरो की अच्छाई को हाईलाइट करने का काम करते हैं, और ज़्यादातर ये एक विलेन होता है, पर ऐसा नहीं है कि ये एक विलेन ही होगा। यानी कि मोस्टली कहा जा सकता है कि फॉइल कैरेक्टर कोई ना कोई विलेन ही होता है, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही विलेन होगा। तो यहाँ पे आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे फॉइल कैरेक्टर क्या होता है, कि जो हीरो की अच्छाई को, हीरो या हीरोइन की अच्छाई को हाईलाइट करने वाला कैरेक्टर हो, जिससे हीरो या हीरोइन का कैरेक्टर और अच्छा दिखाई दे, उसे ही हम फॉइल कैरेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल: जीबी शाह, आर्म्स एंड द मैन, वेयर लोका रैना, सार्जियस, ब्लंटली, लोका, निकोला सर्व एज अ फॉइल कैरेक्टर फॉर ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है गाइस एग्जाम्पल में, जीबी शाह का जो आर्म्स एंड द मैन है, वेयर लोका रैना, इन दोनों में कंट्रास्ट है। लोका एक बेड कैरेक्टर है और रैना एक अच्छा कैरेक्टर है, यहाँ पे इनका कंट्रास्ट है, यहाँ पे अच्छे बुरे का हमें डिफरेंस पता चल रहा है। सार्जियस, ब्लंटली जो है, यहाँ पे सार्जियस थोड़ा मीन कैरेक्टर है, ब्लंटली एक अच्छा कैरेक्टर है, तो यहाँ पे हमें इनका डिफरेंस पता चल रहा है। लोका, निकोला, इनका डिफरेंस हमें साफ पता चल रहा है। तो यही फॉइल कैरेक्टर होते हैं, सर्व एज अ फॉइल कैरेक्टर फॉर ईच अदर। तो आई होप सो गाइज आप फॉइल को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और इसे एज इट इज़ वहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए गाइज अपना नेक्स्ट देखते हैं, हुब्रीज। नेक्स्ट है गाइज ह्यूब्रीज, जिसे हिंदी में बोलते हैं घमंड। Hubris comes from the ancient Greek, who considered hubris a dangerous character flaw capable of provoking the wrath of the gods. In classical Greek tragedy, hubris was often a fatal shortcoming that about the fall of tragic hero. Typically, or confidence led to the hero to attempt to overstep the boundaries of human limitation and assume a godlike status, and the gods
inevitably remind his mortality. इसका एग्जाम्पल है गाइज, आप इधर देखिए, एक्सट्रीम प्राइड और एरोगेंस दैट ऑफन लीड्स टू फेलियर और ruin. हुब्रीज में गाइज बताया हुआ है कि किस तरह का कैरेक्टर जिसका प्राइड यानी कि घमंड ही उसे ले डूबता है, उसे ही हुब्रीज कहा गया है यहाँ पे। यहाँ के इसमें हीरो में बहुत ज़्यादा गॉड लाइक स्टेटस यानी कि अपना आप को भगवान समझने लगता है, और इसमें इतना घमंड होता है कि ये घमंड में अपने बहुत सारे गलत काम कर जाता है, जिसका इसे बहुत बुरी तरह सामना करना पड़ता है। तो इसी में यहाँ पे बताया हुआ है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा गाइस डॉक्टर फॉस्टस मैथ्यू आर्नोल्ड की जो है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। आप इसे ऐसे समझ लीजिएगा गाइस, इसमें सारा का सारा जो खेल है वो एरोगेंस का है, बनावट का है, घमंड का है। इसमें जो हीरो का घमंड है वही उसे ले डूबता है। तो यहाँ पे आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा हब्रीज। नेक्स्ट देखते हैं गाइज हम मोटिव है। The word motif is derived from the French word phrase motif meaning pattern. Motif is a literary technique that consists of a repeated element that has symbolic significance. Word. A motive belongs to the positive aim or curiosity of a person. It shows his capabilities and abilities. तो आई होप सो गाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेमेसिस, प्रतिरोध या प्रतिशोध। The term nemesis comes from the Greek. The literary meaning of Greek nemesis is retribution, revenge, or retaliate. In Greek mythology, Nemesis is the goddess of retribution or revenge. So, this meaning of retribution is still associated with the English term nemesis. In modern usage, nemesis has several meanings. All these meanings are related to revenge or retribution. Nemesis can refer to a situation of poetic justice where the good characters are rewarded for their virtues and the bad characters are punished for their vices. This is a literary device that has been used by many authors throughout the history. गाइज नेमेसिस बोला जाता है प्रतिरोध या प्रतिशोध को। इसमें बताया हुआ है कि ये जो इन ग्रीक मैथोलॉजी नेमेसिस इज़ द गॉडेस ऑफ रेट्रीब्यूशन। ग्रीक मैथोलॉजी में जो नेमेसिस थी वो बदले की या प्रतिशोध की देवी थी। तो ये सारा का सारा जो बेस है वो रिवेंज पे है, यानी कि बदले पे है। यहाँ पे बताया हुआ है गाइस के जो गुड कैरेक्टर्स होते हैं, जो अच्छे पात्र होते हैं, वो रिवॉर्डेड किए जाते हैं उनके अच्छे कार्य के लिए, और जो बैड कैरेक्टर्स होते हैं वो पनिश किए जाते हैं, दंडित किए जाते हैं अपने बुरे कार्यों के लिए। तो यहाँ पे ये सभी बताया हुआ है। तो आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं गाइज हम, लास्ट है हमारा, आई होप यस लास्ट है हमारा प्रोलोग, प्रस्तावना इसे हम बोलते हैं। यूनिट सेकंड में गाइज हमने डिस्कस किया था एपिलोग, जिसे उपसंहार बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड में प्रोलोग, प्रस्तावना। द वर्ड प्रोलोग इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोलोगोज विच मीन्स बिफोर वर्ड और इंट्रोडक्शन. It is a separate introductory section that comes before the main body of a poem, novel, or play and gives some sense as to what is to come. There are many different ways in which the prologue may do this, such as presenting the main characters and setting in a straightforward way. Important देख लीजिएगा गाइज आप, प्रोलोग यहाँ पे मैंने अलग से डाला हुआ है। अ प्रोलोग इज एन इंट्रोडक्टरी पैसेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क दैट इज सेपरेट फ्रॉम द मेन स्टोरी. प्रोलोग कम्स एज एन इंट्रोडक्शन. इट गिव अ समरी टू द रीडर और ऑडियंस एंड दे डिसाइडेड दैट टू वॉच द प्ले और नॉट. गाइज प्रोलोग बोलते हैं प्रस्तावना को। आपको याद होगा हिंदी के निबंध में सबसे पहली जो हेडिंग होती है वो प्रस्तावना होती है, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है निबंध के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में। तो इस यहाँ पे यही बताया हुआ है कि किस तरह का इंट्रोडक्टरी पैसेज होता है जो आगे की सारी स्टोरी के बारे में बताता है, और उससे रीडर ये सोच लेता है, ये मन बना लेता है अपना कि इस आगे की कहानी को पढ़ना है या नहीं। तो एक इंट्रोडक्टरी पैसेज होता है गाइज, जो कहानी के बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रो करा देता है। तो आई होप सो गाइज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सारे ही टॉपिक्स। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होंगे गाइज। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में वेरी शॉर्ट में बहुत पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं गाइज, इसलिए आप सभी टॉपिक्स को ध्यान से देखिएगा। इनमें से कोई सा भी पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप सो गाइज आपको वो सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ गाइज हमारी यूनिट थर्ड कंप्लीट होती है, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं। आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो गाइज अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज, एंड जुड़े रहिएगा गाइज चैनल से, क्योंकि आगे के आने वाली वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।